सादर अभिनंदन। देखिए, तत्कर्म यन्न बंधाए सा विद्याया विमुक्तये आयासाया परम पुण्यम। ये कर्म वही है जो हमें बंधन में ना बांधे और विद्या वही है जो हमें मुक्त करे। अर्थात अन्य बाकी के सब कर्म तो निरर्थक क्रिया है, अन्य सभी केवल मात्र कारीगरी है, निपुणता है, केवल गुणों की निपुणता है। शिक्षा वही है जो हमें बंधन से मुक्त करे। यहाँ पर बंधन का से मुक्ति आध्यात्मिक मुक्ति नहीं है, बल्कि सभी प्रकार के बंधनों से जो मुक्त करे वही विद्या वास्तव में विद्या है। जैसे गरीबी, अज्ञानता, मूर्खता, विषाद, रोग आदि सभी बंधनों से मुक्त करके जो उचित ज्ञान हमें प्रदान करती है वही वास्तव में शिक्षा। परिवार बने पाठशाला आज का मेरा विषय है और उसमें शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए मैं इस श्लोक के साथ आपके साथ शुरुआत कर रही हूँ कि आज का जो हमारा विषय है परिवार बने पाठशाला, उस पर हम चर्चा करेंगे। शिक्षा देने का समान दायित्व माता के साथ साथ पूरे परिवार का रहता है। परिवार का वातावरण एक शाला, परिवार बने पाठशाला। शुरू से ही घर में एक वातावरण संस्कार युक्त हो, सभी परिवार जनों को त्याग भाव से और अपने दायित्व समझ करके संस्कारवान बनाना बालक को, ये एक हम सब का विशेष कर्तव्य है। अच्छा नागरिक देश को देने के लिए, समाज को देने के लिए, परिवार को ऊंचा उठाने के लिए हम हर परिवार का ये कर्तव्य है। लेकिन आज की शिक्षा क्या है, हम सब देख रहे हैं, एक मशीनी शिक्षा हो गई है। हम माता पिता कार्य करते हैं, बाहर जाते हैं और बच्चे कहीं इग्नोर भी होते हैं, उनसे बातचीत करने का समय कम रहता है, उनकी रुचि को हम नहीं जान पाते हैं। वो अपने मन की बात करना चाहते हैं लेकिन हमारे पास सुनने का समय नहीं होता है। वो क्या चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, इस तरफ हमें विशेष ध्यान देना होगा, तभी हम बड़ों का बच्चों के प्रति पूरा कर्तव्य की पूर्णता हो पाएगी। तो कई बार क्या होता है कि वो बचपन में, छुटपन में बच्चे अपनी बात आकर कहना चाहते हैं, हम सुनते नहीं हैं, और जब वो बड़े हो जाते हैं 9वीं 10वीं में, फिर वो अपने इंट्रोवर्टी हो जाते हैं, अपने में ही रहने लग जाते हैं और हम समझ नहीं पाते हैं। हम तो माता पिता दुखी होते हैं कि ये बात क्यों नहीं करते हैं, अपने मन की बात क्यों नहीं बताते हैं, लेकिन हम ये समझ नहीं पाते कि इनको चुप हमने ही करवाया था। क्योंकि अगर हम शुरू से ही, एक बालक देख रही हूँ मैं अपनी माता के साथ, बड़ा प्रेम से, खुशबू के साथ उनका बच्चा, ये है आत्मीयता। तो ये नहीं है कि माता पिता परिवार सब अपने बच्चों के साथ खूब स्नेह रखते हैं, लेकिन वो वातावरण का कैसे उत्पन्न करना है, इसमें कहीं हम कमी छोड़ देते हैं। और क्या है आज की शिक्षा, हम एक बच्चे स्कूल से आते हैं, फिर ट्यूशन भेज देते हैं, फिर ये क्लास, फिर वो क्लास, बस हम ये सोचते हैं हम पैसा खर्च के हम बच्चे को पता नहीं क्या बना दे। वास्तव में हम ये नहीं समझ पाते कि उसको चाहिए क्या है, उसमें क्या ऐसी प्रतिभा है जिसको हम बाहर निकालें। उसको सपोर्ट करने के लिए ही हमारा कर्तव्य रहना चाहिए, ना कि कभी डांस की क्लास में, कभी खेल की क्लास में, कभी किसी क्लास में वो मशीन की तरह वो अपना स्वयं का सीखने का उसका रह ही नहीं पाता। वो इधर बिखराव के कारण फिर बड़े होकर जो उसका विशेष जो प्रतिभा थी वो छिपी की छिपी ही रह जाती है। तो हमारा जो भारतीय संस्कृति है वो गर्भावस्था के 6ठे सप्ताह से लेकर के विद्यालय में प्रवेश तक औपचारिक शिक्षा हेतु तत्पर करने वाली जीवनोपयोगी शिक्षा उसे माँ से ही प्राप्त होती है। इसलिए माताओं का शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और बौद्धिक रूप से आवश्यक रूप से ही तैयार रहना चाहिए। माताओं का भी सर्वगुण संपन्नता से ये परिवार का प्रयास रहना चाहिए कि किस तरह की परिस्थितियां उसको गर्भावस्था में दी जाए, फिर बालक के जन्म देने के बाद माँ को कितना सपोर्ट परिवार की तरफ से दिया जाए, ये बहुत आवश्यक है। तो बच्चों का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास जो है वो परिवार
में ही उचित रूप से हो सकता है। तो ऋग्वेद की एक ऋचा में लिखा है कि दमे दमे सप्त रत्ना दधान है, यानी दम का अर्थ है घर या परिवार या वो स्थान जहाँ पालन पोषण होता है, जहाँ पर इंद्रियों का दमन और संयम अनिवार्य है, वो दम है, जहाँ अनुशासन है। तो घर में हमें 7 रत्न प्राप्त होते हैं। हम जो सुविधाएं बच्चों को देते हैं, जैसे सात्विक भोजन देते हैं, पहनने के लिए अच्छे वस्त्र देते हैं, घर के आसपास खुला वातावरण, आंगन इत्यादि, जो हम एक अच्छा वातावरण देने का प्रयास करते हैं। फिर हम अच्छी शिक्षा बच्चों को देने का प्रयास करते हैं, उसकी उचित औषधियां क्या चाहिए, फिर व्यवसाय हेतु बड़ा होने पर उसको किस उसमें लाइन में लगाना है, ये सब हम एक बालक के लिए परिवार जो है वातावरण तैयार करता है। फिर उसके मनोरंजन के साधनों का भी हम सातवां है मनोरंजन के साधन, तो वो भी हम सामग्री उसके बचपन में खिलौने जुटा कर देते हैं, बड़े होकर उसको कहीं कहीं इधर उधर घुमाने के लिए ले जाते हैं कि बच्चे का मनोरंजन होकर के भी उसको जो है वातावरण मिले। और वो इसके साथ साथ हमें जो है उसकी ऊर्जा की निर्मित जब भी होगी जब हम परिवार में उसको अन्य सब समाज से भी जोड़ेंगे, समाज की चुनौतियों का भी सामना करना सिखाएंगे। हमारी जो पहले गुरुकुल की जो व्यवस्था थी वो यही हुआ करती थी कि गुरुकुल भी एक परिवार जैसा वातावरण होता था। आजकल विद्यालय है, महाविद्यालय है, प्रयास हम करते हैं लेकिन वो गुरुकुल जैसी बात नहीं है। गुरुकुल में जो एक पारिवारिक वातावरण होता था, वहीं पर निवास रहता था, गुरु की पत्नी गुरु माता माँ जैसा बर्ताव करती थी, और गुरुकुल में चहुमुखी शिक्षा का विकास होता था। मैं ये अब भी आज भी भारत में ऐसे बहुत से गुरुकुल हैं, मैंने देखा भी है। एक साबरमती में गुरुकुल मैंने देखा, वहां पर 2014 की बात है, एक तुषार नाम का लड़का जो गणित में विश्व में प्रथम रहा, विश्व में, और वैदिक गणित में उसका, वहां के बच्चे आज भी जो है कैलकुलेशन कई हजार के एक साथ बता देते हैं, मैंने उनको ऐसा देखा है। तो वो बालक का आज तक भी किसी ने रिकॉर्ड नहीं तोड़ा है। वहां पर उन बच्चों को वही शिक्षा दीजिए जो उनके अंदर प्रतिभा होती है। ऐसा नहीं है कि उन पे इतिहास थोपा जा रहा है या विज्ञान थोपा जा रहा है। जो उस बच्चे का टैलेंट है उस हिसाब से ही उसको शिक्षा, वास्तव में शिक्षा वही है जो बच्चे के टैलेंट के हिसाब से दी जाए। आजकल तो हम ये CBSE के सिलेबस सबको ही पढ़ना अनिवार्य है, इसमें परिवर्तन होगा, नई शिक्षा नीति आई है, उसमें कुछ परिवर्तन करने का प्रयास किया गया है। तो ये है कि वो चाहे उसको अच्छा लगे या ना लगे, फिर वो एक जगह आकर के ब्रेक लग जाता है, क्योंकि जब रुचि के अनुसार काम नहीं होगा तो प्रतिभा फिर विकसित भी नहीं होगी। तो ऐसा गुरुकुलों की शिक्षा का मैं ये कहना चाह रही थी कि गुरुकुलों की शिक्षा जो है वो इस तरह से विकास करती थी। खुला वातावरण होता था, खेल कूद के लिए भी समय होता था, समाज में जाने का भी समय होता था। आजकल तो बच्चों को समाज में से तो जुड़ने का समय ही नहीं मिलता है, रिश्ते नाते परिवार तो बहुत कम सीमित हो गए हैं, और यहाँ तक कि कब कोई घर में आ जाए तो ये लगता है कि बच्चे का समय ना खराब हो जाए, हम केवल परसेंटेज के पीछे भागने लगे। ये हो गया आज का वातावरण, क्योंकि इतनी होड़ लग गई समाज में कि अच्छी परसेंटेज और अच्छा कैरियर और अच्छा पैकेज। इसमें क्या है कि हम सफलता तो पा रहे हैं पैकेज लेकर के, चलो बहुत अच्छा, कहीं वो इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, लेकिन क्या हम भारतीय मूल्यों को उसमें भर पाए? आज हम देख रहे हैं समाज में जो इस तरह के आत्महत्याएं हो रही हैं, बहुत ही गलत विद्यार्थी भटक रहे हैं, नशे की तरफ भाग रहे हैं, वो सब यही कारण है कि कहीं परिवार में, विद्यालय में, महाविद्यालय में जो पारिवारिक वातावरण उसको नहीं मिला, जहाँ से उसको नैतिक मूल्य ग्रहण करने थे, वो भारत केंद्रित शिक्षा उसको नहीं मिल पाई। आज भी देखिए IIT से भी जो इतने अपने जो है विषय में बिल्कुल परखर निपुण विद्यार्थी रहते हैं, तो क्या उनको भारत का बोध है? क्या उनको इतिहास का बोध है? नहीं है, उससे नहीं जुड़ पाते हैं। तभी तो अधिकतर जो है हम देखते हैं कि बाहर चले जाते हैं। क्या वो देश के लिए, देश से इतना कुछ पाते हैं, कुछ देने का वो कर पाते हैं? बदले में केवल अपना भौतिक जीवन की तरफ ही भागते हैं। ये कहाँ से? ये शिक्षा का परिवार से ही संबंध है कि परिवार में हमने उसकी कैसी निर्मित की है। यहाँ तक कि वो फिर
माता पिता से भी दूर हो जाते हैं, परिवार से भी दूर हो जाते हैं, केवल अपने सुख को ही ढूंढते हुए भौतिकवाद की तरफ भागते रहते हैं। और अंततो गत्वा फिर वो कभी ना कभी, ऐसा जीवन कोई बहुत, वो तो निपुण तो होता नहीं है, कहीं ना कहीं तो अड़चने आएंगी ही ऐसे जीवन से। तो शुरू से ही एक पारिवारिक वातावरण घर से लेकर के, घर में त्याग करना पड़ेगा, उसके लिए परिवार को त्याग करना पड़ेगा, उसमें सद्गुणों को स्थापित करने के लिए सभी को स्वयं भी आदर्श बनना पड़ेगा। माता को भी गृहस्थ जीवन ऐसे नहीं है कि अपना एंजॉयमेंट करना है बस। आजकल जो बना हुआ है वातावरण कि नहीं, बच्चे, अब मैं थोड़ा सा स्पष्ट सा, यंग बच्चे भी दिख रहे हैं कि अभी बच्चे नहीं पैदा करेंगे, शादी देर से करेंगे, और ये क्या है है ना। तो ये एक समाज निर्मित का कारण नहीं है, केवल स्वयं का ही एक, नहीं अब मुझे करियर बनाना है, ठीक है करियर बन जाएगा, लेकिन एक समय के अनुसार। हमारे जो आश्रम 4 थे, ब्रह्मचर्य आश्रम, शिक्षा ग्रहण करके फिर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो, फिर संतति उत्पन्न करो, ये हमारे धर्म का ही एक पार्ट है। तो उसका और फिर उस संतति को समाज के योग्य, देश के योग्य बनाओ, ताकि वो समाज, देश समाज में कहीं काम आए। एक श्लोक मुझे याद आ रहा है, जीवने यावदादानं स्यात् प्रदानं ततोऽधिकम् इत्येषा प्रार्थना अस्माकं भगवन् परिपूर्यताम्। तो हम इस तरह की शिक्षा चाहते हैं कि जीवन में जो कुछ मुझे मिला है, कहीं उससे ज्यादा मैं समाज, देश, राष्ट्र को दे सकूं। हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दो, मेरी आपसे ऐसी प्रार्थना है। तो शुरू से ही हम बालक में ये प्रवृत्ति भर के कि तुम्हें देश के, समाज के काम आना है, भारत के बारे में उसको बताना है। फिर घर से दूर जब शिक्षा ग्रहण करते हुए छात्रों को एक सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य का दायित्व वो शिक्षकों व संस्थान के सभी सदस्यों पर रहता है। तो किसी विद्यालय में जाते हैं तो प्रधानाचार्य कहते हैं कि शाला परिवार की ओर से आपका स्वागत है। तो शाला का आदर्श स्वरूप तब होगा जब विद्यालय का हर व्यक्ति अपने आप को एक परिवार का सदस्य मान करके उस विद्यालय को अपना कुटुंब मानेगा। इसी तरह से हम बैंक में जाते हैं तो वहां भी आप लिखा भी होता है, लोग बोलते हैं शाखा परिवार की ओर से प्रत्येक स्तर पर आपका स्वागत हो। तो इस तरह से प्रत्येक स्तर पर आज भी हमारे लिए पारिवारिक जीवन और परिवार आदर्श समूह जीवन का एक मानक बना हुआ है। जब हम स्वयं को देखते हैं, कब क्या हम ये सोचते हैं कि हम परिवार की तरह रह रहे हैं या नहीं। हमारे लिए हमारा देश भी परिवार है, इसलिए भारत माता है। भारत को माता कहते हैं क्योंकि हम देश को परिवार मानते हैं, इसलिए धरती हमारी माता है, भारत माता है, उसके साथ हमारा संबंध है, वह हमारी माँ है। इसलिए हम सभी जो हैं सहोदर हैं, यानी भाई बहन है, ऐसा हम समाज में मानते हैं। वह हमारी माँ है और भारत मेरा देश है, सभी भारतीय मेरे भाई बहन हैं। यह विराट परिवार की संकल्पना ही हमारा आदर्श है। और हम यहीं पर नहीं रुकते, बल्कि हम तो सृष्टि के साथ भी संबंध जोड़ करके चलते हैं। हम क्या कहते हैं, हम गाय को गौ माता कहते हैं। हमारा जीव जंतुओं के साथ भी आत्मीय संबंध है, पारिवारिक संबंध है, गाय माता कहते हैं। हम बिल्ली को निकलती है, उसको बिल्ली, बच्चों को बताते हैं बिल्ली मौसी, बिल्ली मौसी। तो हमारा तो सृष्टि के साथ भी एक पारिवारिक आत्मीय संबंध है। धरती को माँ कहते हैं तो हम चंद्रमा जो पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है, चंद्रमा को मामा कहते हैं। ये है मेरे देश की, भारत की संस्कृति। तभी तो वसुधा कुटुंब हो सकती है। तो ये जो एक श्लोक फिर मुझे याद आ रहा है कि अयम निजो परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। कि ये मेरा है, ये तेरा है, ऐसा गणना तो तुच्छ चेतना वाले लोग करते हैं। जो उदार चरित्र के लोग हैं उनके लिए तो पूरी पृथ्वी ही परिवार है। वो कब होगा
जब हम परिवार से ही बालकों को समाज से जुड़ने का, रिश्तों को जुड़ने का, एक आत्मीय भाव लाने का, त्याग भाव लाने का संस्कार डालेंगे, वो तभी संभव है। इसलिए पारिवारिक जीवन का सबसे पहला मूल तत्व है आत्मीयता। स्कूल, कॉलेज, घर, परिवार, समाज, सब जगह एक पारिवारिक आत्मीयता होनी चाहिए। चाहे वो कोई चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी हो या उच्च पद वाला हो, तो एक दूसरे के दुख दर्द को समझे, सहयोग दे, एक पारिवारिक वातावरण बनाए। आत्मीयता, त्याग और सहयोग जब जीवन में आएंगे तभी पारिवारिक वातावरण बनेगा। अपने जीवन में से एक अपने जीवन के सप्ताह में से 1 घंटा हम देश, समाज, राष्ट्र के लिए समर्पित करें, कोई ऐसा कार्य करें। ये शुरू से हमने बालकों में भी डालना है कि वो और कुछ नहीं तो वही कम से कम बाहर कौन बालक पढ़ रहा है, कौन नहीं पढ़ पा रहा है, कहाँ दिक्कत है, किसकी क्या सहायता करनी है, इस पर ही एक नोट तैयार करने के लिए हम बच्चों को होमवर्क कर दें। जो इस तरह का बजाय और प्रोजेक्ट के समाज से जुड़ी हुई तथ्यों के साथ जब हम उनको प्रोजेक्ट देंगे स्वयं करने के लिए उनको, तो एक अलग ही विकास होगा। देखिए उसको, उनको एक प्रैक्टिकल अनुभव होगा ये कि किस तरह से एक गरीब बच्चे के पास पुस्तकें नहीं है, मुझे उसको कैसे मदद करनी है, कैसे उसको पढ़ना नहीं आ रहा है तो मुझे कैसे सपोर्ट करना है। तो इस तरह से 1 घंटा सप्ताह में कम से कम हम स्वयं भी करें और बालकों में भी ऐसा डालें कि वो समाज, देश, राष्ट्र के लिए 1 घंटा जरूर दे। बचपन से ही सिखाएंगे तो देखना कैसा चरित्र निर्माण होगा, कैसी मानवता का निर्माण होगा। बच्चों को केवल जीवन गुजारने के लिए शिक्षा ना दें, बल्कि उसे जीवन की विद्या सिखाएं, जिससे वह स्वयं, परिवार, समाज तथा देश का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का एक जिम्मेदार नागरिक बन सके। शिक्षा का उद्देश्य केवल मात्र डिग्री पाना नहीं है, धन कमाना नहीं है। आज व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार उसे जो है अंतर्निहित विजेताओं को विकसित करते हुए समाज में योगदान करने के लिए ऐसी योग्य बनाने वाली शिक्षा की वास्तव में आवश्यकता है। आज की शिक्षा के 3 स्तंभ हैं: जीवन निर्माण, मानवता और चरित्र निर्माण। ऐसी भावनाएं जब हम बचपन से ही बच्चों में भरेंगे तो आप देखिए अपनी शिक्षा के साथ साथ सार्थक शिक्षा उसकी होगी, सफलता के साथ साथ एक सार्थकता उसकी शिक्षा में आएगी। तो आज की संस्कृति को शिक्षा में उच्च स्थान देने का समय आ गया है, क्योंकि जीवन मूल्यों के बिना शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। अच्छे संस्कार संस्कृति की पहचान बनते हैं। संस्कारों से देश प्रेम की भावना जागृत होती है, परिवार, समाज व राष्ट्र का कल्याण होता है। ऐसा जो है तभी होगा जब हम परिवार जो है पूरे ध्यान से बच्चों के में संस्कार भरने का प्रयास करेंगे, उसको उचित शिक्षा देने का कोशिश करेंगे, उसके लिए एक अच्छा वातावरण पैदा करने का प्रयास रखेंगे, पूरा जुड़ के रहेंगे बच्चों के साथ में, तो एक उच्च चरित्र निर्माण होगा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो एक मुझे बात याद आ रही है, कहानी भी बताऊंगी मैं आपको इसी तरह से। एक स्कूल में जो है, ये सरकारी स्कूल में बच्चे स्कूल में आते ही नहीं थे, तो एक प्रिंसिपल थे, उनका बड़ा रुचि थी विद्यार्थियों को उसके साथ जुड़ने की। लेकिन शिक्षक के जो है आत्मीय भाव शिष्यों को हमेशा याद रहते हैं। मुझे भी अपने गुरुजनों के आज भी जहाँ जहाँ आत्मीयता उनकी महसूस हुई थी वो मुझे कभी नहीं भूलता, और आप लोग सभी का ये अनुभव रहता है। तो प्रिंसिपल ने क्या किया, तो बच्चे स्कूल नहीं आते थे, तो उन्होंने सुबह सर्दी होती थी, ठंड से उठते नहीं थे, माएँ भी कुछ ध्यान नहीं देती थी, चलो आज स्कूल मत जाओ ये वो करके। तो उन विद्यार्थियों को ये आदेश दिया गया कि तुम एक मुट्ठी भर दाना सुबह लेकर आना, मुट्ठी भर दाना सब बच्चे लेकर आना। तो वो मुट्ठी भर दाना सुबह सुबह जब बच्चे स्कूल लेके गए तो प्रिंसिपल ने ना वहाँ आंगन में वो दाने फकवा दिए। बहुत सारे कबूतर आकर के दाने खाने लगे। उन विद्यार्थियों को देख करके बहुत अच्छा लगा। तो वो उनके एक मित्र भाव, पक्षियों के साथ में एक मित्र भाव उनके अंदर उत्पन्न हो गया।
तो अब क्या था, उनको सुबह उठाने की जरूरत नहीं थी, उनको वो कबूतर दिमाग में घूमते थे और वो आँख खुलते ही फटाफट स्कूल भागने की लगती थी, फटाफट अनाज डाला और दे करके स्कूल की तरफ। अब स्कूल में उपस्थिति बढ़ गई तो बच्चे भाग भाग कर आते, क्योंकि उनको पक्षियों के साथ जुड़ना, आत्मीय भाव रखना, ऐसा जो है महसूस हुआ और वो प्रतिदिन स्कूल भर गया विद्यार्थियों से और उनकी शिक्षा में भी रुचि उत्पन्न हुई। तो इस तरह से हमने विद्यार्थी का ढूंढना है कि उसको क्या चाहिए, कैसे चाहिए। पहले आप समझते हो कि पंचतंत्र की कहानियों से ही शिक्षा, जीव जंतुओं की कहानियां, पंचतंत्र में जीव जंतुओं की कहानियां हैं, उनसे ही शिक्षित किया जाता था विद्यार्थियों को। तो उससे बच्चे बड़े आकर्षित होते हैं और उस स्कूल की जो संख्या बढ़ती गई, बहुत अच्छी शिक्षा लेकर के उस स्कूल के बच्चे बहुत लायक निकलने लगे। तो ये है तरीका। ऐसे ही मुझे एक और कहानी याद आ रही है। गुरुकुल में विद्यार्थी, जहाँ आजकल तो स्कूलों में इंटरव्यू लेंगे, बच्चे को सिलेक्ट करेंगे, वो उसको रिजेक्ट भी कर देते हैं। नहीं बताओ, छोटा सा बच्चा क्या रिजेक्ट होने लायक है? नहीं, ये तो हमारे स्कूल के लायक नहीं है, हम एडमिशन नहीं होगा। माँ बाप कितने निराश होते हैं, कितने दुखी होते हैं। तो गुरुकुल में जो है वो गए बच्चे को लेकर के, तो स्थूल काय शरीर का बच्चा था। तो गुरु ने देखा कि थोड़ा आलसी बच्चा है और सुस्त है, लेकिन वो उसको लेने से इनकार नहीं कर सकते थे, उन्होंने उसको रखा। फिर वो जब अध्यापन करते थे तो उन्हें लगता था कि ये स्थूल काय शरीर का जो विद्यार्थी है, इसकी पढ़ने में रुचि नहीं है। रुचि न होने का कारण उन्होंने समझ लिया कि ये अधिक भोजन करता है, इसलिए स्थूलता है, खाने में ध्यान है, पढ़ाई में ध्यान नहीं हो पा रहा है। तो उन्होंने उसको डांटा फटकारा नहीं, उन्होंने एक तरीका उपाय करा। उन्होंने क्या कहा कि तुम ना बेटा ऐसे करना, तुम हर रोज गायों के पीछे जंगल में जाओगे। आज ऐसे हम युगानुकूल तरीका निकालेंगे। ये एक गुरुकुल का उदाहरण मैं आपको दे रही हूँ। तो उन्होंने, वो बच्चा जो है शिष्य, गायों के पीछे जाने लगा। गुरु माता उसको भोजन बनाकर देती दोपहर का, वो दोपहर में भोजन खाता, उससे उसकी तृप्ति नहीं होती थी, क्योंकि उसको अधिक खाने की आदत थी, उसका ध्यान ही खाने में रहता था। तो उसको क्या करता था, गायों का दूध निकाल करके वो पी लेता था। अब हफ्ते, एक सप्ताह 10 दिन बाद गुरु को लगा कि कोई इसमें परिवर्तन नहीं आ रहा है, क्या कारण है। टटोलने का प्रयास किया, उससे पूछा, तो उसने बताया कि गुरु जी, मैं गायों का दूध पीता हूँ, मुझे भूख ज्यादा लगती है। तो गुरु की समझ में आ गई। गुरु ने उसे समझाया, बेटा ये गुरुकुल की गायें हैं, आप ऐसे बिना आदेश के स्वयं दूध निकाल कर नहीं पी सकते हो। तो शिष्य ने कहा, ठीक है गुरुजी, मैं ऐसे नहीं करूंगा। तो अगले दिन से फिर उसने जो है दूध नहीं पिया, लेकिन उसकी उस भोजन से भूख शांत नहीं होती थी। तो क्या वो जो बछड़े दूध पीते थे, नीचे टपकता था, तो वो अंजलि कर लेता था, उस दूध को वो पी लेता था। फिर सप्ताह बाद गुरु ने देखा कि इसकी तो भूख अभी भी शांत नहीं हो रही है, क्या कारण है। तो फिर उसे टटोला, फिर उसने बताया कि ऐसे अंजलि में दूध लेकर, आपने मना किया था निकाल कर पीने से, तो बच्चे जो दूध पीते हैं, जो गिरता है, मैं उसको पी लेता हूँ। तो गुरु ने फिर मना किया, नहीं, वो उनका झूठा दूध तुम्हारे लिए पीना उचित नहीं है, तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसलिए आपने वो गिरा हुआ दूध नहीं पीना है। तो ठीक है गुरुजी, मेरी बात मान ली। फिर वो उसको भोजन गुरु माता देती और वो जाने लगा। तो उसको तो अधिक खाने की आदत, उसे फिर लगा कि अब क्या करूं। तो जंगल में कहीं किसी पेड़ पर फल लगे हुए थे, उसने वो तोड़कर खाया। वो कोई जंगली फल विषैला था, जिससे उसके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ा और वो फल खाने से उसकी दृष्टि जो है गायब हो गई, उसको कम दिखना शुरू हो गया, अंधपन आ गया। थोड़ा आगे चला तो वो गड्ढे में गिर गया तो निकल नहीं पाया। अब गाय तो सब चली गई गुरुकुल में, वो विद्यार्थी नहीं पहुंचा। तो गुरु को चिंता हुई, गुरु से ढूंढते हुए, आवाज लगाते हुए जंगल में पहुंचे, गड्ढे में से उसे निकाला। फिर उससे पूछा, ऐसा क्या हुआ। उसने बताया कि भोजन के बाद मुझे भूख लगी तो मैंने फल तोड़ा और खाया, जिससे मेरे को ऐसा हुआ। गुरु समझ गए। गुरु ने उसे समझाया कि देखो ये विषैला फल खाने से आपको कितना नुकसान हुआ, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, केवल जो भोजन किया है उसी से ही संतुष्ट रहना था।
तो गुरु ने कोई अश्विनी कुमार को ध्यान करते हुए और उसको अपने वैद्य गुण से कोई दवा दी, जिससे उसकी जो अंधपन दूर हुआ, दृष्टि वापस आई और वो ठीक हुआ। फिर इतना संघर्ष करने के बाद उस शिष्य को समझ में आ गई कि ये जो है भूख की अधिकता ही मेरा जो है इतना मेरा नुकसान हुआ, मेरी दृष्टि चली गई। जब तो उसने ऐसा करना बंद कर दिया। जब उसने सीमित भोजन किया और एक अनुशासन से चला तो उसका अध्ययन में बड़ा रुचि हो गई। फिर वो विद्यार्थी बहुत अच्छा पढ़ने लगा, बहुत अच्छा करने लगा। तो ये है गुरु के गुण। माता भी गुरु है, शिक्षक भी है, समाज के अन्य लोग भी है, सभी रिश्ते भी हैं। हाँ, उसको क्या चाहिए, उसको कैसे देना है, न कि प्रताड़ना करनी है। आज तो हमारे दिमाग नहीं चलता, पीट दिया माँ बाप ने या शिक्षक ने पीट दिया, ऐसा नहीं करना है। बल्कि उसमें जो है एक पारिवारिक वातावरण पैदा करके, वातावरण को बना करके उसकी कमी को दूर करना है। देखो, हम जो है शिक्षक के जहाँ हम पढ़ाया वो इतना ध्यान नहीं रखते। सारी जिंदगी जो हमें ध्यान आता है वो ये आता है कि उस शिक्षक का मेरे प्रति ये आत्मीयता थी, ऐसा अपनापन था। हम उन्हीं को याद करते हैं जिन शिक्षकों का हमारे प्रति अपनापन रहता है। ये सदैव होता है। रिश्तों का भी हम उसी रिश्ते को याद करते हैं जिस रिश्ते में अधिक अपनापन होता है। तो आज आवश्यकता है उस अपनेपन की। तो मुझे यहीं पर अगर समय है तो एक और स्वामी विवेकानंद जी का एक उदाहरण देना चाहूंगी। आप सब जानते भी हैं, जब शिकागो में उन्होंने भाषण दिया था तो सभी लोग तो वहां पर जो संबोधन में कहते थे ब्रदर्स और सिस्टर्स, नहीं सॉरी, सभी जो कहते थे लेडीज एंड जेंटलमैन। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी ने अपने संबोधन में सबसे पहले स्टेज पर ये संबोधित किया था, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अर्थात भाइयों और बहनों। सिर्फ इसी एक वाक्य से पूरे इतने 5000 कितने वहां जनसंख्या बैठी थी, तालियां से हॉल गूंजने लगा था। क्योंकि उन्होंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि इतने अपनेपन से भी कोई बात कर सकता है। कहाँ तो वो एक सन्यासी, कहाँ वो आज भी इतिहास में वहां के उस पर उनका जो है चरित्र अपने जो है स्थान बनाए हुए हैं। आज भी उन्हें याद किया जाता है। भारत में भी इस गुण की चर्चा होती है। तो ये है भारत का अपनापन। जहाँ पर अपना तो होगा, रिश्तों का संबंध होगा, वहीं पर ही हमारा चरित्र का निर्माण होगा। अच्छी शिक्षा पा करके विद्यार्थी के एक ऊंचे स्थान को प्राप्त करेगा, साथ साथ में समाज और देश और राष्ट्र के भी काम आएगा।